नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। रोड सेफ्टी पर विश्व बैंक ने बांग्लादेश में लॉन्च किया प्रोजेक्ट। ब्रिक्स में शामिल होगा बांग्लादेश। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होनी है ब्रिक्स की बैठक। विधि आयोग ने मांगे यूसीसी पर विचार। अनुच्छेद 44 में है यूसीसी का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में किया है समर्थन। और वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 30 साल पूरे। मानवाधिकारों से जुड़ा है वियना दस्तावेज। यूएन ह्यूमन राइट्स के गठन के लिए है जिम्मेदार। आइए खबरों की शुरुआत करें। भारत का विधि आयोग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पब्लिक के विचार चाहता है। जो भी व्यक्ति या संस्था इस मामले में रुचि रखते हैं वे अपने विचार 30 दिनों के भीतर सौंप सकते हैं। विधि आयोग ने इसके लिए एक मेल आईडी ICI@government.in भी मुहैया कराई है जिस पर विचार सबमिट किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है भारत के लिए एक ऐसा कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। मसलन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के जरिए गठित किया जाता है। विधि आयोग कानून मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर तमाम कानूनों पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग का गठन किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार पीवीटीजीज के लिए एक नया सर्वे डिजाइन करने की तैयारी में है, जिससे पीवीटीजीज के लिए विशेष तौर पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा सके। यह सर्वे देश के 22,000 गांवों में बसे 28 लाख पीवीटीजी के लोगों पर किया जाना है। यह अपनी तरह का ऐसा पहला प्रयास है। इसमें गांव के स्तर पर डेटा कलेक्शन करके इन जनजातियों के जीवन में होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाएगा। इससे यह भी पता चल सकेगा कि सरकार की नीतियों का कैसे इन समूहों के जीवन पर प्रभाव होगा। केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में जनजातियों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं शुरू की हैं। सिकल सेल डिजीज पर डेटा कलेक्शन और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसमें अहम है। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया गया है। बजट के मुताबिक मिशन के तहत अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए इस मिशन पर खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए 4 क्राइटेरिया घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन और घटती जनसंख्या। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर आपको एक सूचना दे दूं मैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं।
जून 2023 में वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के 30 साल पूरे हो रहे हैं। वियना डिक्लेरेशन मानव अधिकारों के लिए एक बेहद अहम दस्तावेज है। इसने यूएन ह्यूमन राइट्स के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि जून 1993 में वियना में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं, बच्चों, स्थानिक लोगों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खास महत्व दिया गया। साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गठन की भूमिका बनी, जिसने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया के नृशंस अपराधों के लिए भी सजा दी जा सके। आपको बता दें कि यूएन ह्यूमन राइट्स को द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली यूएन की लीडिंग एंटिटी है। ये संस्था सभी के सभी मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन, लोगों के सशक्तिकरण में मदद करना, सरकारों को सहायता मुहैया कराना इत्यादि काम करती है। इसके अलावा यूएन के सभी कार्यक्रमों में मानव अधिकारों को शामिल कराना भी इसकी जिम्मेदारी है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सभी इंसानों को हासिल होते हैं। इनमें लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, भाषा और धर्म का बंधन नहीं होता। इन अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और दासता से स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा काम और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को पाने का अधिकार रखता है। बांग्लादेश को लेकर आज दो खबरें हैं। पहली खबर यह कि बांग्लादेश ब्रिक्स की सदस्यता हासिल कर सकता है। यह खबर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बाद घोषित की गई है। इस साल ब्रिक्स की बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होनी है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। विश्व बैंक ने ढाका में $358 मिलियन के रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के 2 नेशनल हाईवेज पर लागू किया जाएगा। इनमें गाजीपुर एलेंगा और नाटोर नवाबगंज हाईवेज शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के अलावा जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर्स, रोड साइंस आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रोड पर सीसीटीवी और इलेक्ट्रिक मैसेजिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की जाएगी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन संबंधित है मानव अधिकार, रोड सेफ्टी, जलवायु परिवर्तन या फिर ओजोन संरक्षण। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपना पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लॉन्च किया है। विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही शिखर चंडी हिल निम्नलिखित में से किसका भाग है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या फिर अरावली पर्वत। सही जवाब है विकल्प बी यानी पूर्वी घाट। अगला सवाल था, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर कोरिया आधुनिक दासता के मामलों वाले देशों में पहले नंबर पर है। भारत में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है। भारत में 11 मिलियन लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। इस बुलेटिन की पीडीएफ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।